जल कोशिकाओं को स्फीत बनाए रखने के लिए भी परम आवश्यक है। स्फीत कोशिका जानते हैं ना, फूली हुई, टर्जिड, जैसे गुब्बारा होता है फूला हुआ। तो कोशिकाएं अगर स्फीत रहेंगी तो क्या होगा, उनकी मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी मेंटेन रहेगी, मेम्ब्रेन का तनाव मेंटेन रहेगा, उसकी वजह से उसके आर पार जो आदान प्रदान है वह प्रक्रिया सरल रहेगी। और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका, जो जैसे हम गुब्बारे को हवा से भरते हैं वैसे पादप कोशिका जल के द्वारा भरी रहती है, ठीक है ना। तो उसको स्फीत बनाए रखता है, ऐसी कोशिका को स्फीत कोशिका कहते हैं जिसमें जल भरा हुआ, जल पूर्ण मात्रा में उपस्थित है। अधिकांश उपापचयी प्रक्रियाएं द्रव्य माध्यम में ही संपन्न हो सकती हैं, इसके लिए जल एक आदर्श माध्यम है। मेटाबॉलिक सारी रिएक्शन जल में होती हैं, चाहे वो हमारी भी हों। अगर आप हमारी भी पढ़ेंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी में अगर आप बात करेंगे, तो वाटर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मीडियम। और प्लांट्स के लिए तो खैर इसके बिना कल्पना ही नहीं है। और क्योंकि ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो पादपों के लिए सारे विलयों को ले जाने का कार्य जल के द्वारा ही होता है ना। इसलिए विलायक एवं वाहक भी है, जड़ से पत्ती तक, जड़ से शीर्ष तक जल एवं लवणों को ले जाने का कार्य जल ही करता है। विलेय के परिवहन, युग्मों के स्थानांतरण, बीजाणुओं, बीजों तथा फलों के प्रकीर्णन एवं वितरण में जल सहायक होता है ना। आपने पढ़ा है जो परागण जो है कई बार जल के द्वारा तैर के जाते हैं, बीज जल के द्वारा तैर के जाते हैं, फल जीव जल के द्वारा तैर के जाते हैं। तो जीवन को प्रमोट करने का माध्यम भी है, ना केवल चलाने का, संचालन का, निर्माण का ही नहीं, निर्माण, संचालन और प्रमोट, आगे बढ़ाने का कार्य भी जल करता है, वितरण का कार्य भी जल करता है। तो जल जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जल की विलक्षण उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण यह पादपों में तापक्रम प्रतिरोध का कार्य करता है। अब ये विशिष्ट ऊष्मा वैसे तो भौतिक का कॉन्सेप्ट है, लेकिन यह वह गुप्त ऊष्मा है जो जल के द्वारा बॉइलिंग पॉइंट से पहले, उबलने से पहले या वाष्प परिवर्तित होने से पहले ग्रहण कर ली जाती है। तो एक शॉक एब्जॉर्बर हो गई है ना। जैसे पादपों के ऊपर तीव्र प्रकाश पड़ता है तो उस प्रकाश को पादपों में उपस्थित जल उसकी ऊष्मा को ग्रहण करता रहता है और बहुत समय बाद वाष्प में परिवर्तित होता है। तो ये जो जल की विशिष्टता है वाष्प को रोके रखने की, क्योंकि वाष्प है तो फिर हानि होगी ना, तो उस हानि को प्रमोट करने का काम, उस हानि को रोके रखने का काम, प्रमोट नहीं होने देने का काम जल के द्वारा होता है। और यह जल किसके द्वारा करता है? अपनी विशिष्ट ऊष्मा के द्वारा। विशिष्ट ऊष्मा क्या है? वह ऊष्मा जो जल के वाष्प में ग्रहण करने, परिवर्तित होने से पहले जल द्वारा ग्रहण की जाती है। अब इसका टेक्निकल जो मतलब है वो तो प्रति ग्राम के हिसाब से समझाया जाता है, लेकिन हमारे लिए, क्योंकि हम बायोलॉजी के विद्यार्थी हैं, इतना समझना आवश्यक है कि यह वह गुप्त ऊष्मा है जो कि जल ग्रहण करता रहता है। कब तक? जब तक वह वाष्प में परिवर्तित होने के अपने तापमान को अचीव नहीं कर लेता। और वह तापमान आप जानते हैं, है ना, बड़ा उच्च है। तो वो तो पौधे में अंदर पहुंचना मुश्किल है ना। इसलिए होता क्या है कि जो जल वाष्प की हानि है वो प्राय रुकी रहती है। वाष्पन तो होता है लेकिन उतना तीव्र और उतना जल्दी नहीं होता, ताकि पौधों में जल का लेवल मेंटेन रहे। कोशिकाओं व ऊतकों द्वारा जल के ग्रहण करने का या निकाल देने के अनेक प्रकार से पादप गतियाँ संभव होती हैं, है ना। जैसे मैंने भी आपको बताया, कोशिका स्फीत हो गई और कोशिका टर्बिड और फ्लैसिड, है ना, क्या कहते हैं, स्फीत और हिंदी शब्द टर्बिड और फ्लैसिड, अभी ये देख लीजिए, है ना। जब कोशिका फूल गई, है ना, तो गति हुई, और सिकुड़ गई तो गति हुई। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हम देखते हैं चुई मुई के पादप का, है ना। रंध्रों का फैलना सिकुड़ना, रंध्रों का फैलना सिकुड़ना क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया संपन्न होती है ना। इस प्रकार से कई पौधों में संवेदनशीलता का परिचय होता है, कोशिका का फ्लैसिड होना या टर्बिड होना। तो जो पादप है उसके जीवन के लिए जल मतलब इतनी महत्वपूर्ण विषय है कि अगर हम जल हटा दें तो शायद पादप को पढ़ना ही मुश्किल। इसलिए पादप की जो जल प्रवृत्ति है, जलीय टेंडेंसी है, जल के प्रति जो उसकी निर्भरता है, उसका पढ़ना बहुत आवश्यक है। और जल अपने आप में कुछ विशिष्ट गुणों को समाये हुए होता है, इसलिए पादप जीवन के लिए जल जो है बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। अब थोड़ा सा जल की अपन विवेचना कर लेंगे, जल का अणु क्या होता है, जल कैसा होता है, और फिर अपन आगे पढ़ना प्रारंभ करेंगे।